देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कारण और परिणाम, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्या निकला, यानी इसका रिजल्ट क्या निकला। तो भाई मेरे हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, यानी रीजन क्या था जिस कारणों से प्रथम विश्व यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जैसे प्रथम विश्व, उसके बाद बात करेंगे युद्ध के कौन कौन से परिणाम हुए, यानी जब युद्ध समाप्त होता है तो उसका क्या परिणाम लिखना, क्या रिजल्ट निकला। और इसी पर एक क्वेश्चन इसमें अगर आप देखेंगे युद्ध का प्रभाव, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध का क्या है कि यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा और पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 की तीसरी तिमाही में शुरू हुआ, यानी कह सकते हैं कि 1914 से लेकर के 1918 तक लगभग 5 वर्षों तक ये युद्ध चला था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, यानी इसी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। खास तौर से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता ना यही पूछा जाता है कि भाई मेरे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था या जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे, उसके रीजन क्या थे। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी युद्ध का जो कारण होता है ये हो सकता कि कोई उसका मुख्य कारण हो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कोई अगर घटना घटती है तो घटना के पीछे हो सकता कि जिसका एक कोई तात्कालिक कारण हो, भाई कोई एक ऐसी चीज हुई जिसके ऊपर घटना घट गई, लेकिन किसी भी घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि आप लोग कह सकते कि अनगिनत कारण होते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे हब्सबर्ग सिंहासन के उत्तराधिकारी फ्रांसिस्को, ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या के बाद युद्ध छिड़ गया। यानी अगर बात करूं तो यहां पर एक राजकुमार था जिसकी हत्या होती है, जिसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 28 जून 1914 को कह सकते हो कि कट्टरपंथियों ने राष्ट्रवादियों के एक समूह द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि यह हत्या का असली कारण नहीं था, बस एक बहाना था। युद्ध के कारणों को उन राजनीतिक घटनाक्रमों में पाया गया, यानी कहने का मतलब जो जर्मन फ्रांस युद्ध अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में है, यानी कहने का मतलब है कि भाई मेरे फ्रांसिस, ये जो फ्रांसिस है जो उत्तराधिकारी था इसकी हत्या कर दी गई। और इसी की हत्या के बाद कह सकते हो कि ये प्रथम विश्व युद्ध जो है, यह जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसके यानी इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था 1914 में हुआ था, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण क्या है, आर्थिक प्रतिद्वंदिता, यानी अर्थव्यवस्था को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के पूरे देश, यानी पूरे देश में नहीं यूरोप कहिए, पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन था। किसका कंपटीशन है, आर्थिक प्रतिद्वंदिता थी। 19वीं सदी की अंतिम तिमाही में 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में अधिकांश यूरोप शक्तियां टैरिफ युद्ध में व्यस्त थीं। विदेशी बाजारों के लिए यानी कंपटीशन था। इटली और फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, कई सारे बीच टैरिफ युद्ध। टैरिफ का मतलब समझते हो कि जैसे टैरिफ का मतलब होता कि जैसे भारत अगर किसी देश में अपना सामान बेचता है तो देश उस पर टैरिफ लगा देगा, यानी आयात शुल्क लगा देगा। तो जैसे मान लीजिए कि भाई 100 रुपए का कोई चीज पाकिस्तान में बिकने गया है, पाकिस्तान की सरकार उस पर टैरिफ लगा देगी, टैक्स लगा देगी, तो 100 रुपए की चीज पाकिस्तान में हो सकता है 200 रुपए की, 300 रुपए की, 500 या 1000 रुपए की बिक सकती है। इस पर ये निर्भर ये करेगा कि सरकार यानी वहां की सरकार ने कितना टैरिफ लगाया। टैरिफ मतलब आयात शुल्क होता है। इसी प्रकार से तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यूरोप की बात करूं तो भाई इटली हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, सर्बिया हो, इन सारे देशों में टैरिफ युद्ध शुरू हो गया था। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जैसे फ्रांस जो है वो अगर किसी देश में अपना प्रोडक्ट या माल भेजता था तो उस देश के जिस देश में जाता था उस देश की सरकार ने बहुत ज्यादा उस पर शुल्क लगा दिया, यानी जिसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से कर वसूल। तो भाई वो जो प्रोडक्ट होगा वो सडनली या ऑटोमेटिक महंगा हो गया। यानी जैसे एक देश ने लगाया कि जैसे एग्जांपल बताऊं समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए फ्रांस का सामान इटली जा रहा था
तो इटली की सरकार ने फ्रांस के सामान पर टैरिफ लगा दिया, तो फ्रांस का सामान इटली में महंगा बिकेगा, तो इटली का आदमी कोई खरीदेगा नहीं। तो उसी प्रकार से फ्रांस का सामान जो इटली में आता था, तो भैया इटली की सरकार ने भी टैरिफ खूब जम के लगा दिया। ये क्या है? आर्थिक प्रतिद्वंदिता। यानी प्रथम विश्व युद्ध होने का जो पहला कारण है कि यूरोप के सभी देशों में, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो, सर्बिया हो, इन सभी देशों में टैरिफ युद्ध चल रहा था। यानी एक प्रकार से आर्थिक प्रतिद्वंदिता थी, यानी कंपटीशन का दौर था। यह भी आप लोग कह सकते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का एक बहुत बड़ा कारण था या रहा। दूसरा उपनिवेशिक विवाद। यानी अगर बात करूं उपनिवेशिक विवाद का मतलब क्या होता है, आप सबको वैसे भी पता होगा कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति हो गई है। सबको पता है ना कि यूरोप में उद्योग धंधे बड़ी संख्या में लगे, ठीक है। और उद्योग धंधे इतनी बड़ी संख्या में लगे, जैसे एग्जांपल बताऊं भाई, इंडिया में इतना ज्यादा उद्योग धंधा हो जाएगा, वालों की भारत में बहुत सारी कंपनियां लग गई और हम लोग खूब सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी उत्पाद बना रहे हैं, तो भाई उनको किसी दूसरे देश में जाकर के बेचना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो सभी देश जाकर के दूसरे देशों में क्या करते थे? अपने प्रोडक्ट को बेचते थे, अपना उपनिवेश बना लेते थे। जैसे आप लोग कह सकते हैं ब्रिटेन भारत का उपनिवेश बन गया था। आप सबने सुना भी होगा इतिहास में कि भाई भारत को ब्रिटेन के लोगों ने अपना उपनिवेश बना लिया। तुमने सुना कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी सामान बेचने के लिए आई थी और यहाँ पर शासन वासन करने लगी और देश को गुलाम बना लिया। कहने का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भी एक प्रकार की कैसी कंपनी थी? व्यापारिक कंपनी थी, जो भारत में व्यापार करने आई और बाद में देश को गुलाम बनाया। तो कहने का मतलब मेरा है कि यूरोप के सभी देशों में औद्योगिक क्रांति हो गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि सभी देश अपने उपनिवेश बना रहे थे। जैसे ऑस्ट्रिया ने किसी देश को उपनिवेश बना लिया, सर्बिया ने या इटली ने, जर्मनी ने, तो सभी देशों में एक प्रकार से कंपटीशन, उसका उपनिवेश छीन रहा है, वो उसका उपनिवेश छीन रहा है। कहने का मतलब है ना, चाहे दुनिया में देश तो फिक्स है ना, और सभी को जाकर के, क्योंकि यूरोप के सभी देशों में औद्योगिक क्रांति हो गई। क्या कहने का मतलब है कि यूरोप के लगभग सभी देशों में जब सब देशों में प्रोडक्ट बनेगा तो उस सामान को कहां बेचा जाएगा? उस माल को तो बेचना पड़ेगा ना। तो उस माल को बेचने के लिए यूरोप के देश जो हैं वो निकल कर अपने प्रोडक्टों को बेचना शुरू किया, और इसको लेकर के उन देशों के बीच में कंपटीशन, झगड़ा बढ़ा, उपनिवेश विवाद हुआ। दूसरा विरोधी संगठन प्रणाली, क्योंकि अगर बात करूं तो यूरोप के कई सारे देशों ने क्या कर लिया कि कई सारे गुट बना लिए, ग्रुपबाजी बहुत हुई, या और एक प्रकार से ऐसे ग्रुप बनाए गए जिसका किसी को पता नहीं था। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि फ्रांस ने इटली के साथ एक संधि कर ली कि भैया इटली पर अगर कोई युद्ध करेगा तो फ्रांस उसकी मदद के लिए करने आएगा, और फ्रांस ने किसी और देश के साथ संधि कर ली कि फ्रांस पर कोई हमला करेगा तो उसके लिए इटली और फ्रांस दोनों आएंगे। तो इस प्रकार से कई सारे गठबंधन प्रणाली, ट्रीटी बहुत सारी हो गई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे और सेकंड वर्ल्ड वॉर के पीछे यही कारण, मेन मकसद रहा। क्योंकि जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है तो भारत को पता ही नहीं कि पाकिस्तान ने कितने देशों के साथ अपनी ट्रीटी कर रखी है कि जो उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। यही कारण रहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था उसमें बहुत सारे देश क्यों कूद पड़े? क्योंकि एक दूसरे के साथ उनकी संधि है, यानी ट्रीटी है, यानी संधि कर रखी है। जैसे हम किसी को आश्वासन दे दें कि भाई तुमको कोई समस्या आएगी तो हम तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे, और भाई अंदर अंदर एक प्रकार से इसको बोलते हैं गुप्त संधियां। क्या कहते हैं इसको बोला जाता है गुप्त संधियां। तो कई सारे देशों ने क्या कर ली थी, एक देश दूसरे देश के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, इन्होंने ऑटोमेटिक गुप्त संधि कर रखी। एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया, जर्मनी ने किसी से संधि कर रखी है, वो देश जर्मनी की तरफ से आ गया, और भैया फ्रांस ने भी किसी से संधि कर रखी है तो वो देश फ्रांस के समर्थन में आ गया, और जो आया है उसके समर्थन में कोई और आ गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर हो,
उसमें इतने ज्यादा गुप्त संगठन बन चुके थे, यानी इतनी ज्यादा ट्रीटी हो चुकी थी कि एक देश जो थे, यानी एक जो कंट्री थी, वो दूसरे देशों के समर्थन में आने लगी। इसलिए आप सबने पढ़ा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार हो, उसमें कई सारे देशों ने भाग लिया। क्यों इतने सारे देश आ रहे थे? इसका सिंपल सा एक कारण यही था कि उनकी गुप्त संधियां हैं, उन्होंने गुप्त ट्रीटी कर रखी है, इसलिए एक देश दूसरे देश के लिए मदद करने के लिए वहां पर आने लग गए। अगला, विश्व युद्ध का कारण क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वार का बढ़ती राष्ट्रवादी आकांक्षाएं। देखो, अगर मैं बात करूं, नेशनलिज्म इतना ज्यादा, इशू बोलते उग्र राष्ट्रवाद, यानी नेशनलिज्म या राष्ट्रवादी विचारधाराएं इतनी ज्यादा उग्र हो गई थी कि सभी देश जो थे अपने देश का विस्तार करना। राष्ट्रवाद क्या है भाई? नेशनलिज्म जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खतरा होगा, क्योंकि हर देश अपने देश का विस्तार करना चाहेगा, हर देश अपने देश को मजबूत बनाना चाहेगा, हर देश दूसरे देश को धमकी देगा। तो क्या होता? राष्ट्रवाद। तो बढ़ती राष्ट्रवादी आकांक्षा है, क्योंकि हर देश चाहता था कि भाई मेरा अधिकार क्षेत्र बढ़े, मेरा दबदबा बढ़े। ठीक है, ये समझ लो, ये भी बहुत बड़े कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप देखेंगे जो उसका रीजन है। क्योंकि अगर मैं बात करूं भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी आकांक्षाएं, यानी भाई कई, जैसे जर्मनी की अगर बात करूं तो जर्मनी की आकांक्षा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में है, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी उसकी आकांक्षा रही। क्या आकांक्षा? यही, यानी उसका एक उम्मीद, आकांक्षा में से उम्मीद, उसकी उम्मीद है कि वो एक यूरोप के सभी देशों को जीत करके एक अच्छा देश बनेगा या सभी को कब्जा कर लेगा। तो क्या, यानी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के कारण भी कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। दूसरा, युद्ध की शुरुआत। देखो, अगर बात करूं तो भाई ऑस्ट्रिया ने 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को कठोर और अंतिम चेतावनी दी। सर्बिया को ड्यूक को मारने की साजिश के बारे में कम जानकारी थी, हालांकि सर्बिया ने विनम्रता पूर्वक सभी मांगों का पालन करने के लिए सहमत हो गया। एक चीज बता दूं, जो सर्बिया है, इस सर्बिया के कारण और ऑस्ट्रिया, दो नाम के देश हैं, याद रखना। एक का नाम भैया सर्बिया, क्या नाम है? सर्बिया, और दूसरे का नाम है ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेरिया, ऑस्ट्रिया। दो, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेरिया अलग है, दो देश हैं। तो सर्बिया और ऑस्ट्रेरिया, इन दोनों देशों में पहले विवाद हो गया, यानी सर्बिया के राजकुमार की हत्या हो गई है। ठीक है, तो यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया देश में हो गई। तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ने लग गए। और क्या हुआ कि भैया सर्बिया की संधि किसी देश के साथ थी, वो सर्बिया के सपोर्ट में आ गया, और ऑस्ट्रिया ने भी संधि कर रखी है फ्रांस से, फ्रांस उसके समर्थन में आ गया। फ्रांस के समर्थन में कह सकते हो कि एक प्रकार से रूस आ गया, और उधर कहोगे कि सर्बिया के समर्थन में उसमें भी 2-3 सारे देश आ गए। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसकी शुरुआत हुई। यही कारण है, किसी भी युद्ध के शुरू होने का कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि ये तो कह सकते, आप इसको बोल सकते हैं तात्कालिक कारण। जैसे आप सबने 1857 की क्रांति पढ़ा होगा, और आपने किताबों में 1857 की क्रांति जो भारत में हुई उसमें सुना भैया चर्बी वाले कारतूस थे, जिसके कारण से, जो सुना होगा ना आपने, छोटी किताब, खास से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी 12वीं क्लास में, तो उसमें आपने 1857 की क्रांति पढ़ा होगा कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर के सेना में विद्रोह हुआ और 1857 की क्रांति हो गई। तो भाई ये इसको बोलते हैं तात्कालिक, यानी तुरंत। भाई उससे पहले तो बारूद तो इकट्ठा हो चुका था ना। तो किसी भी युद्ध के पीछे कोई एक कारण या इकलौता कारण नहीं होता है, किसी भी युद्ध के पीछे अनेक कारण होते हैं। तो उसी प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीछे भी कह सकते हैं कि सर्बिया में जो राजकुमार की हत्या हो गई है, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है, एक तात्कालिक कारण है, और एक दूसरे के समर्थन में वहां पर देश आने लग गए, और इसे देखते देखते जो युद्ध है ये वर्ल्ड वार में बदल गया, इसमें देश शामिल होते चले गए, और ये युद्ध एक बहुत बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाना गया। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की जाने गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का अगर हम बात करें इसका कारण क्या है, तो इसमें आप लोग कह सकते हो राष्ट्रवादी विचारधाराएं बहुत ज्यादा है, राष्ट्रवाद फैल गया है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि इसमें आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के हुआ कि भाई एक देश दूसरे देश पर टैरिफ मारने लग गए थे।
इसको आप लोग कह सकते हैं उपनिवेशवाद को लेकर के इन देशों में झगड़ा हो रहा था, इस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, या युद्ध की शुरुआत रही, या राष्ट्रवादी भावनाएं रही, ठीक है, ये सारे कारण रहे जो आप लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वार के एक कारण है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसके आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगला चैप्टर, इसमें से एक ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वह भाई मेरे फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत कैसे हुई, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाकी इसका हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो चौथा नहीं बल्कि पांचवा, चौथा भी चैप्टर मैं आपको करा दूंगा, पहले मैं आपको पांचवा बता देता हूं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकंड वर्ल्ड वार जो है पूरा जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग पढ़ने चलते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध अगर आप पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वार वही वर्ल्ड वार है जिसमें खासतौर से अगर मैं बात करूं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि हिटलर का एक बहुत बड़ा रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध चैप्टर नंबर 6 रहेगा, कारण और परिणाम। चैप्टर तो मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा इस बुक में, बट इंपॉर्टेंट को पहले हम बता रहे हैं ताकि आपको एक कड़ी आपको जुड़ जाएगी। देखो सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ वो कह सकते हैं कि इसमें एक व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल है जिसका नाम है अडोल्फ हिटलर, ठीक है। उसी के कारण से कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या है, क्योंकि जर्मनी के साथ, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का हार हुई, जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, पहला विश्व युद्ध हार गया, तो जर्मनी पर कई सारे प्रतिबंध लग गए। प्रतिबंध समझते हैं कि उस पर कई सारे ऐसे प्रतिबंध लग गए कि वो सेना को ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है, कर सकता है, सेना का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता है। इसलिए हिटलर जब जर्मनी में चुनाव जीत करके आता है, तब हिटलर जर्मनी के लोगों से कहता है कि हिटलर जर्मनी के अपमान का बदला लेगा। तो कह सकते कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसका कारण था कि जर्मनी के साथ जो एक प्रकार से अपमानजनक संधियां हुई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जर्मनी को एक प्रकार से कह सकते हैं उसको मोहरा बनाया गया कि भाई जर्मनी के कारण ही पहला विश्व युद्ध लड़ा गया है, और जर्मनी को उसका पैसा भी सारा देना पड़ा, जर्मनी की सेना कम कर दी गई, जर्मनी के कई सारे भागों को और अन्य देश जो मित्र राष्ट्र थे, क्योंकि आप सबको ऐसे ही पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार हो, इसमें दो ग्रुप हैं, एक हम बोलते हैं धुरी शक्तियां और दूसरा है मित्र राष्ट्र। तो जर्मनी धुरी शक्तियां, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी और सेकंड वर्ल्ड वार में भी धुरी शक्तियों की हार हुई है, ठीक है, और जीता कौन है, मित्र राष्ट्र जीते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन है, खास तौर से इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, अमेरिका है, रसिया है और फ्रांस है, ये लोग जीते हैं। बाकी और भी इसमें कई सारे देश हैं, और धुरी राष्ट्रों में खासतौर से जर्मनी एक इंपॉर्टेंट देश है, ठीक है, क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हारा गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध में जब हार हुई जर्मनी और धुरी शक्तियों की हार हुई, तो उसके बाद एक शांति संधि होती है जिसको पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्या मैंने बोला, जिसको क्या भाई जाना जाता है, पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो जो पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, उस शांति सम्मेलन में क्या हुआ कि जर्मनी पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए कि जर्मनी अपनी सेना को बड़ा नहीं कर सकता है, सेना को लेकर के कई सारे प्रतिबंध, ताकि जर्मनी आने वाले समय कुछ। तो हम लोग इसमें बात करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, जो कि सितंबर 1939 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है। और इसमें क्या हो, पोलैंड पर जर्मन हमले के बाद ये युद्ध शुरू हुआ, यानी पोलैंड, एक बात बता दूं, जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गया तो जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए हैं, ठीक है। और जर्मनी पर जब प्रतिबंध लगे और जब वहां पर हिटलर जीत करके आते हैं, तो हिटलर आप सबको पता कि 1933 में जाकर के हिटलर क्या बना, जर्मनी का चांसलर बन गया है, ठीक है। चांसलर का मतलब समझते हैं वहां का जैसे राष्ट्रपति, तो उस टाइम वहां चांसलर होता था, तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, ठीक है। और चांसलर बनने के बाद वो सभी को बाकी चीजों को खत्म कर देता है और सर्वे सर्वा जर्मनी का बन जाता है, ठीक है।
कौन बन जाता है? हिटलर। और हिटलर को ये लगता है कि जर्मन के लोग हैं जो बहुत श्रेष्ठ हैं, जर्मनी बहुत श्रेष्ठ है, और एक प्रकार से जो जर्मनी पर संधियां लगी हुई थी, यानी जर्मनी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, हिटलर ने उन सारे प्रतिबंधों को मानने से मना कर दिया। और बल्कि आप लोग कह सकते हैं कि जो शांति संधि हुई थी उसको उसने बिल्कुल सिरे से नकार दिया, और कह सकते हैं कि उसने अपनी सेना का विस्तार करने लगा, और एक प्रकार से जो मन में आने लगा वो सारी चीजें करने लगा। खास तौर से जो धुरी शक्तियों में, खासतौर सेकंड वर्ल्ड में धुरी शक्तियां, याद रखना, इसमें जर्मनी, इटली और जापान है। ठीक है, आप सबने पढ़ा भी होगा कि जापान के 2 शहर हैं, नागासाकी और हिरोशिमा। उस पर आप सबने पढ़ा होगा कि वहां पर अमेरिका ने बम गिराए थे। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हुआ है। आप सबको ऐसे पता भी होगा, पढ़ा होगा आप सबने किताबों में। ठीक है, तो ये क्या था? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा जा सेकंड वर्ल्ड वॉर की हम लोग बात करें, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ा जा रहा है उसमें 3 देश धुरी शक्तियों में है। एक तो जर्मनी है, दूसरा इटली है और तीसरा जापान है। और ये ऐसे देश हैं एक प्रकार से तानाशाह टाइप के हैं। जर्मनी का आपको पता है, इटली में भी एक प्रकार से वहां पर फांसीवाद आ चुका है। ठीक है, तो ये 3 देश लड़ रहे हैं और इनकी लास्ट में हार भी होती है। और जापान तो मान ही नहीं था, और लास्ट में अमेरिका ने जाकर के उसके 2 शहरों पर बल्कि परमाणु बम गिराए थे 1945, यानी 9 अगस्त और 14 अगस्त को जो पड़े थे। उसके बाद जापान की जो सेनाएं थी उन्होंने अपना युद्ध विराम होता है, वहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि हिटलर की डेथ हो चुकी थी और हिटलर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो भाई अगर बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध क्यों, उसका सबसे बड़ा कारण है वर्साय की संधि। वर्साय अगर मैं बताऊं, यही है पेरिस शांति सम्मेलन। वर्साय की संधि क्या है? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार हुई तो जर्मनी पर कई सारे सेक्शंस लगा दिए, यानी प्रतिबंध लगा दिए। जर्मनी का सेना का विस्तार नहीं करेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सारा पैसा खर्चा हुआ उसका जर्मनी भरपाई करेगा। तो जर्मनी एक प्रकार से निशस्त्रीकरण कर दिया, यानी जो जर्मनी के अस्त्र शस्त्र हैं, जो एक प्रकार से गोला बारूद बनाने के जो सारी चीजें हैं उसको कम, ताकि जर्मनी भविष्य में कोई युद्ध का ऐलान ना कर सके और एक प्रकार से कोई वर्ल्ड वार ना शुरू हो जाए। इसलिए जर्मनी पर कई सारे सेक्शंस लगा दिए हैं। और यही सबसे बड़ा कारण, जर्मनी पर जब प्रतिबंध लगा तो जर्मनी में जाकर के हिटलर ने माहौल बना, या जर्मनी में ऐसा हुआ कि उन लोगों को ये लगा कि जैसे जर्मनी पर जानबूझकर के प्रतिबंध और इसको अपमानजनक संधि माना गया, कि किसी देश का अपमान है। एक प्रकार से इन लोगों को अपमानित भी किया गया, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे हैं मित्र देशों ने इनका बड़ा इंसल्ट किया था। और एक प्रकार से अपमानजनक संधि का मतलब होता है कि जो मन किया तो इन पर लगा दिया। जो मैंने बोला पेरिस शांति सम्मेलन में बात करूं तो इसमें बड़ी विजयी शक्तियां जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली और अमेरिका, इनका वर्चस्व रहा। और जबकि जर्मनी पराजित हो चुका है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इसलिए जर्मनी पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारे सेक्शंस लग गए। इसलिए जर्मनी जो है वो कह सकते हैं पेरिस शांति सम्मेलन में जो जर्मनी पर सेक्शंस लगे, यानी सेक्शन का मतलब ये प्रतिबंध लगे हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं, और एक प्रकार से इसको अपमानजनक संधि उसने बोला कि भाई जो संधि की गई शांति संधि इसको बोला जाता है, जो हमारे साथ शांति संधि हुई है वो एक प्रकार से हमारे देश का अपमान है। इसी बात को हिटलर ने, कह सकते हिटलर जब जीत करके आता है राष्ट्रवाद के साथ, वो जीत करके आया कि जर्मनी का जो अपमान हुआ मैं अपमान का बदला लूंगा। अगर आप मीन पढ़ेंगे, यही कारण था कि जर्मनी में हिटलर जैसा व्यक्ति आता है और वहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जर्मनी को ये लगा कि वो अपने अपमान का बदला लेगा ही लेगा। तो जर्मनी में हिटलर, अब जैसे मैंने 1933 में वो चांसलर बनता है और एक सारी पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों को मानने से मना कर देता है। और इससे क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में वो खासतौर से शुरू भी हो जाता है। एक बड़ा कारण है। अगर हम लोग बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के अन्य कारण कौन कौन से हैं, भाई द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तो मैंने बताया कि जिस प्रकार से जर्मनी पर अपमानजनक संधि लगाई गई, ये पहला कारण है। दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद। यहां पर भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर एक सभी देश उग्र राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवादी विचारधाराएं बहुत ज्यादा हो गई थी। सभी देशों को यही लग रहा था कि एक प्रकार से नेशनलिज्म जो था वो कह सकते कि बिल्कुल पीक पर पहुंच गया था। तो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, राष्ट्रवादी जो चीजें हैं वो बहुत एक उफान पर हैं। तो उग्र राष्ट्रवाद भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा, एक देश दूसरे देश के
साथ के खिलाफ बहुत सारा बयानबाजी कर रहे थे, यानी मीडिया, जैसे जर्मनी है, जर्मनी में फ्रांस के खिलाफ बहुत सारा नाप शनाप लिखा जाता था और फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ बहुत ज्यादा। एक बात बताऊं, दो देश बड़े शत्रु दुश्मन देश हैं, वो है जर्मनी और दूसरा है फ्रांस। और ये जर्मनी फ्रांस के कारण ही कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड पूरा जो लड़ा गया है, ठीक है। ये खासतौर से जर्मनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस। और जर्मनी फ्रांस जो हैं, यानी कह सकते हैं दूसरा, जैसे मैंने बताया ये सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर होने का दूसरा रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी लोग एक दूसरे के उपनिवेशों को छीनने लग गए थे, जैसे मैंने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को बताया था ना। तो जो प्रथम विश्व युद्ध वो है। दूसरा वर्साई की संधि, मैंने बताया कि एक प्रकार से जर्मनी के साथ जो अपमानजनक संधि की गई है। दूसरा जर्मनी के कुछ इलाकों को कह सकते हैं मित्र देशों ने ले लिया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जर्मनी पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे, ये बहुत बड़ा कारण जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। दूसरा राष्ट्रवादी विचारधाराएं बहुत पीक पर थी या उफान पर थी, इसलिए कह सकते कि भाई मेरे की सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के ये सब क्या है, ये सारे रीजन है, ये सारे कारण हैं। जैसे इन्होंने सुरक्षा प्रणाली की विफलता, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद एक लीग ऑफ नेशन नाम का एक, जैसे आज यूनाइटेड नेशन तुम लोग सुनते हो, उसी प्रकार से एक बना था लीग ऑफ नेशन, लेकिन भाई वो बिल्कुल नाकामयाब रहा। उसको सुरक्षा की बात थी, दुनिया में सुरक्षा करेगा, ऐसे करने में वो बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हो कि नाकामयाब साबित रहा, इसलिए लीग ऑफ नेशन बिल्कुल विफल हो गया और इसीलिए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। दूसरा भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हो ही गया, तो उसका मतलब लीग ऑफ नेशन जो बना था, यूनाइटेड नेशन आज जो है, आप जो संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग पढ़ते हैं, जानते होंगे तुम लोग, तो उसी की तरह से एक तर्ज पर लीग ऑफ नेशन बना था, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल विफल हो गया। ये कारण है। ये दूसरा निशस्त्रीकरण की विफलता। निशस्त्रीकरण का मतलब समझते हो, ये हिंदी का शब्द है, जैसे कोई देश बहुत सारा हथियार बना रहा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि किसी देश ने भैया 500 हथियार बना लिए, 500 मान लेता हूं, निशस्त्रीकरण का मतलब होता कि जैसे 500 बना लिए तो उसको कम करो, डाउन मारो, टेक डाउन करो। जैसे 500 बनाए उसको 300 लाओ, 300 डन करूं, इसी को बोलते हैं निशस्त्रीकरण। यानी सभी देश जो एक ट्रीटी बनी थी कि भाई जर्मनी हथियार नहीं बनाएगा और अन्य देश जो हार वार चुके थे वो कुछ नहीं कर पाए, इसके लिए बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन निशस्त्रीकरण एक प्रकार के विफल हो गए। भाई जर्मनी ने इतने सारे हथियार बना लिए, अपनी सेना का विस्तार कर लिया, तो विफल हो गया एक प्रकार से। निशस्त्रीकरण जो है उसकी विफलता का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो यहाँ पर हम लोगों को सेकंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया निशस्त्रीकरण की विफलता जी थी, उसका भी एक भाई मेरे बहुत बड़ा कारण था जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, कि भाई जिस प्रकार से आक्रामक हथियारों को या जो बहुत ज्यादा ऐसे हथियार हैं जैसे एटॉमिक हैं, उनको खत्म करने की बात की गई थी, लेकिन वो खत्म नहीं किए गए, इससे ताकि विश्व में शांति सुनिश्चित हो सके, ठीक है। पेरिस शांति जो सम्मेलन है उसमें बात की गई थी कि भाई निशस्त्रीकरण किया जाएगा, बट निशस्त्रीकरण को किसी ने माना नहीं, ना तो उसको जर्मनी ने माना, ना तो उसको इटली ने माना, ठीक है, ना तो उसको जापान ने माना। इस तरह यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व आर्थिक संकट अगर बात करूं तो 1929 में एक बहुत बड़ी मंदी आती है। ये मंदी भी है, जो आर्थिक संकट है, ये भी बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण से आप लोग कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें आर्थिक मंदी में कह सकते हैं कि जर्मनी पूरी तरह से प्रभावित हुआ, जहां पर लगभग 7 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। कितने? 7 लाख लोग जर्मनी में क्या हो गए थे भैया? बेरोजगार हो गए थे, इनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी, यानी नौकरी रोजगार लोगों के जा रहे थे, ठीक है, एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो जर्मनी, देखो जर्मनी को पैसा भी देना पड़ रहा है, और जर्मनी एक प्रकार से ये जो संधि है पेरिस शांति सम्मेलन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जर्मनी पर जो प्रतिबंध लगे हैं, उस प्रतिबंध कह सकते हैं, उस प्रतिबंध से जर्मनी इतना ज्यादा बौखला गया है, या जर्मनी की हालत इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वो एक प्रकार से उसने कमबैक, एक प्रकार से फिर युद्ध की उसने पूरी तैयारी की। और वहां पर एक व्यक्ति है, हिटलर नाम का एक व्यक्ति, जिसने पूरा उस चीज को बनाया, या उस चीज को आप लोग कह सकते हैं उसने रचा, ठीक है, जिस कारण से कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह फिर कह सकते हैं यहां पर शुरू करता है। रोम बर्लिन तुर्की धुरी, यानी ये रोम बर्लिन तुर्की धुरी क्या है कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, किसकी? जर्मनी की।
टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, और रोम क्या है, रोम इटली की राजधानी है। यानी आप लोग कह सकते कि ये जो तीन देश, इटली, जर्मनी, जापान, ये जो तीन देश अब साथ आते हैं तो इन लोगों ने एक प्रकार से ट्रीटी कर ली, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो अपमान हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो चीजें हुई हैं उसको एक प्रकार से ये लोग दोबारा उसको एक प्रकार से चीजों को करना चाहते थे। यानी रोम हो, बर्लिन हो, टोक्यो हो, एक प्रकार से शक्तियां जुड़ी और ये विस्तार चाहती, विस्तारवादी लोग थे। विस्तारवादी मतलब दूसरे देशों को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना, वो चाहे हिटलर हो, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति और नाम है मुसोलिनी भी आपको इटली में मिलेगा, ठीक है। मुसोलिनी भी हिटलर का ही भाई है, सब भाई मतलब उसी तरह वो भी तानाशाह है, उसका भी बहुत बड़ा नाम है, वो इटली में रहा, उसको नाम नहीं आप उतना नहीं, मुसोलिनी का नाम नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि तीन देश, इटली, जर्मनी, जापान, ये लोग इकट्ठा होते हैं और इन लोगों में एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर ये हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या, देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो खास तौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो माइनॉरिटी है, उसको लेकर के बड़ी समस्या आई। क्योंकि अगर बात करूं, जर्मनी जो है वो यहूदियों के खिलाफ बड़ा खड़ा हुआ। आपको बताया जाता है कि भाई हिटलर लगभग 5000 यहूदियों को डेली उसमें जलते हुए कोयले में डलवा देता था, उसने बनवा रखा था ना उसमें। तो कहने का मतलब, क्योंकि इटली के हिटलर को लगता था कि जर्मनी की जो हार हुई है उसके पीछे यहूदी हैं, यहूदी ने बढ़ चढ़ करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं लिया, इसलिए जर्मनी हार गया, और जर्मनी की हार की वजह यहूदी हैं, और यहूदी जर्मनी में अल्पसंख्यक है, इनकी संख्या थोड़ी है। तो अल्पसंख्यकों की जो समस्या रही, ये समस्या भी आप हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारण रहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जो द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया। ब्रिटेन और फ्रांस का तुष्टीकरण, देखो ब्रिटेन और फ्रांस एक ऐसे देश हैं जहां पर नाजी और फांसीवादी तानाशाहों से एक प्रकार से विदेश नीतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण बनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की नीतियों में दरार आई। शक्ति संतुलन हमेशा में ब्रिटिश विदेश नीति आधारित थी। ब्रिटेन को डर था कि एक बहुत शक्तिशाली फ्रांस यूरोप में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा, इसलिए युद्ध के बीच वर्षों में इसने फ्रांस के खिलाफ जर्मनी की मदद की, और एक बार हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया और इटली नाजी तानाशाह का सहयोग बन गया। ब्रिटेन जल्द ही फ्रांस के करीब चला गया और फ्रांस को शत्रुतापूर्ण जर्मनी के खिलाफ ब्रिटिश सहायता की जरूरत थी। कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटेन ने शुरू में जर्मनी की हिटलर की मदद कर दी, और हिटलर इतना ज्यादा बड़ा हो गया, वही क्या हुआ, युद्ध का कारण बना। समझ रहे हो? यानी फ्रांस और ब्रिटेन के संबंधों में जो दरार आई उसका फायदा जर्मनी को मिला, और जर्मनी कह सकते, जर्मनी को हल्का सा जब सहयोग मिला, उस सहयोग से कह सकते हो कि जर्मनी में हिटलर जो सत्ता में आया, और कह सकते हो प्रकार से उसको यानी तानाशाह बनने में ब्रिटेन की मदद मिली, और बाद में ब्रिटेन जर्मनी से अलग होकर के फ्रांस के साथ चला जाता है। ये चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो ये सारा कारण, पोलैंड पर जर्मन का हमला, यानी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। यहीं से कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जर्मनी जब पोलैंड पर हमला किया, पोलैंड एक छोटा सा देश है, छोटा सा हल्का सा देश है, उस पर जर्मनी ने हमला कर दिया, और इसके बाद पोलैंड के समर्थन में फ्रांस आ गया, फ्रांस के समर्थन में अन्य देश आते चले गए, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो जाता है। ये मेन लास्ट कारण यही था कि पोलैंड पर जर्मनी जो हमला किया, उसी से हम लोग कह सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है भाई मेरे, उसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। यानी जर्मनी ने पोलैंड पर युद्ध कर दिया। युद्ध का स्पष्ट और तात्कालिक कारण 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन हमला था। इससे पहले जब सोवियत संघ के साथ गठबंधन के सभी प्रयास विफल हो गए, हिटलर ने स्टालिन के साथ साथ गैर आक्रामक संधि की। यह सबसे अप्रत्याशित था, क्योंकि कई सालों तक नाजी जर्मन और सोवियत रूस के बीच केवल नफरत ही मौजूद थी। और अब अपने बीच पोलैंड को विभाजित करने के लिए इच्छुक जर्मनी ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कह सकती पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया, और पोलैंड के समर्थन में फ्रांस आ गया, और
जर्मनी के समर्थन में एक प्रकार से रूस आ गया। तो कह सकते हैं कि इसमें देशों की संख्या बढ़ती चली जाती है और बाद में अगर आप देखेंगे तो ये सारे कारण होते हैं जिस कारण से आप लोग कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण है और द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो भाई मेरे पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 15 रहेगा, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की बदलती प्रकृति। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या हैं, उसके सिद्धांत बताओ, उसकी भूमिका या उसकी संरचना कौन। यानी आप सबने यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ का नाम सुना होगा, तो हम लोग उसी की बात करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की बदलती प्रकृति। ठीक है, उसकी भूमिका क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है और क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी क्या उपलब्धि है और उसकी क्या विफलताएं हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से कार्यक्रम हैं, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिएगा हम लोग इसकी बात करते। देखेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यानी कहने का मतलब भाई मेरे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह वैश्विक शासन केंद्र बिंदु है। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे तो खास तौर से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बनता है। और आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आज भी अगर आप लोग देखेंगे ये सुचारू रूप से क्या है, चल रहा है। ठीक है, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो उस समय यानी इसकी स्थापना के समय इसमें 51 राष्ट्र यानी 51 देश शामिल, यानी 51। अब इसके सदस्यों की संख्या जो है वो लगभग 193, यानी कह सकते हैं लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल होते हैं। भाई जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उस समय इसमें कह सकते हो कि देशों की जो संख्या थी वो कम थी। आज कह सकते हैं इसमें जो देश हैं, जो कंट्रियां, उनकी संख्या बढ़ती लगातार चली जा रही है और काफी कुछ हो गया है। तो कोई एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य बताओ, उसके सिद्धांत बताओ, उसकी यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और उसके सिद्धांत और उसकी संरचना और भूमिका। देखो भाई संयुक्त राष्ट्र का पहला उद्देश्य है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना। भाई पूरी दुनिया में कहीं पर युद्ध ना हो, अफरा तफरी ना मचे। ठीक है, कोई देश किसी को हड़प ना ले या उस पर कब्जा ना कर ले। इसके लिए आप लोग कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी पूरी दुनिया में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे और सभी देश जो हैं सुरक्षित रहें, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ अगर विफल होगा तो यही होगा कि भाई शांति नहीं बनी और सुरक्षा है, असुरक्षा की भावना। तो पहला काम यही कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा है। दूसरा क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उद्देश्य क्या है, समान अधिकारों और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण, यानी संयुक्त राष्ट्र का दूसरा उद्देश्य है कि जितने देश हैं उनके बीच में मित्रतापूर्ण रिश्ते हों। ऐसा ना हो कि एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना हो, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ रहा हो। यानी संयुक्त राष्ट्र का जो दूसरा उद्देश्य है वो देशों के बीच में, यानी जो पूरी दुनिया में देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य यानी मेंबर हैं, उनके बीच में का आप लोग कह सकते हो कि क्या करना है कि उन देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंधों को विकसित करना है। यानी जैसे अगर आप बात करें जैसे पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, लगभग ज्यादातर जो देश हैं संयुक्त यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया के देशों के बीच में भाई एक मित्रतापूर्ण व्यवहार बने, एक फ्रेंडली रिश्ता बने। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमेशा इस काम को करने में लगा रहता है। भाई तभी तो पूरी दुनिया में शांति बहाल होगी। अरे जब एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना रहेगा तो भाई क्या होगा, युद्ध होगा,
और विवाद होगा, संघर्ष होगा, ये सारी चीजें, तनाव फैला रहेगा एक से दूसरे देशों में, चीजें हमको सामान्यता देखने को मिलेंगी। तीसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करना। यानी यूनाइटेड नेशन का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या करना, पूरी दुनिया में कोई आर्थिक समस्या हो, कोई सामाजिक समस्या हो, कोई सांस्कृतिक समस्या हो, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, या किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का क्या है, उसका काम है समाधान करना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य काम क्या है भाई, पूरी दुनिया में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान ढूंढना इसका क्या है, मुख्य काम है। मुख्य मोटिव यही है कि भाई पूरी दुनिया में चाहे आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, यानी जो मानवीय समस्या, उनका समाधान करना है और मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। भाई पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, उन मानव अधिकारों की सुरक्षा करना क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यानी पूरी दुनिया में एक प्रकार से जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना इसका दूसरा क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चौथा क्या है, अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र का चौथा काम है, जितने हमने बातें बताई इन सबको प्राप्त करने के लिए, यानी संयुक्त राष्ट्र जो है चौथा काम क्या करता है, उस चौथा उद्देश्य है कि उसके जितने उद्देश्य हैं, खासतौर से हमने 3 उद्देश्यों की बात की है, इन तीनों के लिए सभी देशों के बीच में सामंजस्य, ठीक है, यानी जितने भी उद्देश्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के बीच में सामंजस्य बनाए। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति और सुरक्षा के लिए, युद्ध के संकट से पीढ़ी को बचाने के लिए कार्य दिया गया है। यानी भाई पूरी दुनिया में कहीं पर युद्ध ना हो या युद्ध का माहौल ना बने, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, मुख्य उद्देश्य है और मुख्य मोटिव है। यानी यही है कि भाई आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह युद्ध से बच सकें, या युद्ध होने से क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, यह मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको युद्ध से बचाना। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य क्या है, शांति और सुरक्षा। अरे भाई पूरी दुनिया में शांति रहेगी, पूरी दुनिया में शांति बनी रहेगी, सुरक्षा रहेगी, तो युद्ध की स्थिति कभी बनेगी ही नहीं, युद्ध का माहौल कभी बनेगा ही नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या ये सारे उद्देश्य हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब तो उद्देश्य तो मैंने बता दिए। अब हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब हम इसके सिद्धांतों की बात करेंगे। उद्देश्य तो मैंने बता दिए, अब हम इसके कुछ सिद्धांतों को देखेंगे। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन कौन सा सिद्धांत है, तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सिद्धांत है, अपने सभी जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य यानी मेंबर हैं, सदस्य देश हैं, उन सभी देशों के बीच में संप्रभुता समानता पर आधारित हुई। यानी संयुक्त राष्ट्र का पहला उद्देश्य है कि जितने मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, सभी देशों के बीच में संप्रभुता, यानी सभी के साथ, यानी किसी देश के आंतरिक मामलों में, यानी उस देश के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका सिद्धांत है। इसका मूल मोटिव क्या है कि जैसे भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है, ठीक है, तो भारत देश का अगर कोई आंतरिक मामला है तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसको बोलते संप्रभुता। ठीक है, यानी उस देश में ऐसा कोई काम ना करे संयुक्त राष्ट्र संघ जिससे उस देश की अस्मिता, अखंडता नष्ट हो, या आप लोग कह सकते हो कोई डिसीजन में। तो यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सिद्धांत क्या है, संप्रभुता आधारित बनाएगा, संप्रभुता सबकी बनाए रखेगा। ठीक है, दूसरा क्या, संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सिद्धांत है कि सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है, चार्टर यानी इसके जो कानून है, जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद होता है, उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो चार्टर का यूज करता है कि जैसे हम बोलेंगे अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, उसी प्रकार से चार्टर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उद्देश्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम कानून है वो सभी देश उसको माने या उसको पूरा करें। ये उसका दूसरा सिद्धांत यही है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितने भी उद्देश्य बना रखे हैं, जितने भी सिद्धांत बना रखे हैं, उसका काम क्या है कि सभी लोग क्या करें, उसकी बातों को
माने या उसके कामों को करें। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक मुख्य उद्देश्य हम लोग इसको कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का काम यही है कि सभी देश, जो सभी कंट्रियां हैं, उसके बनाए गए नियमों का पालन करें। तीसरा क्या है, उन्हें अपनी अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय के खतरे में डाले बिना निपटाएं। यानी संयुक्त राष्ट्र का तीसरा सिद्धांत क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं, उनके बीच में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई विवाद है, तो उन विवादों का निपटारा वह शांतिपूर्ण ढंग से करें, बिना युद्ध किए। संयुक्त राष्ट्र का तीसरा सिद्धांत क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य देश हैं, उन देशों के बीच में अगर किसी प्रकार का लेकर के जमीन का मामला है या सीमा या जिसको विवादित कोई मामला है, शांति अंतरराष्ट्रीय भी संयुक्त राष्ट्र का तो मुख्य काम ये कि पूरी दुनिया में जो समस्याएं हैं उनका अंतरराष्ट्रीय मामलों में शांतिपूर्ण उनका समाधान करे, बिना किसी खतरे के, बिना खतरे मतलब किसी प्रकार का युद्ध ना हो। संयुक्त राष्ट्र का चौथा सिद्धांत है कि उन्हें किसी अन्य राज्य के खिलाफ बल का प्रयोग से बचाना होगा। जैसे मान लो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम है कोई देश किसी दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान न करे, बल का मतलब यानी फौज का प्रयोग कम से कम हो। ये इसका भी सिद्धांत है कि भाई कोई भी देश किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश के खिलाफ वो बल का प्रयोग ना करे, यानी सेना का प्रयोग ना करे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य सिद्धांत ये भी है कि कोई भी देश या कोई भी कंट्री किसी भी दूसरे देश के खिलाफ या कोई दूसरे राज्य के खिलाफ वहां बल का प्रयोग ना करे या वो बल के प्रयोग के करने से बचे। चौथा इसका पांचवा सिद्धांत क्या है, ना तो वह और ना ही कोई सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के किसी भी राज्य के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करेगा। संयुक्त राष्ट्र का आखिरी उद्देश्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य किसी भी देश के घरेलू मामले पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा या उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा या उस पर जाकर के दादा बन के वो एक प्रकार से समझौता नहीं करवाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ हो या उसके सदस्य देश हो, वह किसी प्रकार से किसी मामलों में कह सकते हो कि वे लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का तो मैंने आपको ये सारे सिद्धांत हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है, इनको पूछा जा सकता है, जिनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें क्या, जो इसी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र ने अपने घोषित उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने और सक्षम बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 संगठन बना रखे हैं। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कितने संगठन हैं, 6 संगठन हैं। पहला संगठन है भाई मेरे महासभा, ठीक है, नहीं पहला संगठन क्या है, महासभा। महासभा क्या है, शायद यह विश्व संसद का सबसे निकटतम। महासभा में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सभी लोग महासभा के सदस्य होते हैं। और महासभा में अगर किसी सवाल को लेकर के, मुद्दे को लेकर के वोटिंग होती है तो सभी लोग इसमें वोट डालते हैं और सभी का वोट बराबर माना जाता है। तो महासभा जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी फैसले या डिसीजन लेने के लिए महासभा का निर्माण किया गया है और जितने भी सदस्य देश हैं सभी महासभा के सदस्य होंगे। ठीक है, इसको सभा या महासभा के नाम से जाना जाता है। दूसरा यूनाइटेड नेशन की दूसरी संस्था, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। इसी को बोला जाता है सिक्योरिटी काउंसिल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो 5 इसमें टोटल सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये लोग परमानेंट सब, जिनको P5 बोला जाता है, या वीटो पावर, जैसे आप सबने सुना ना कि 5 देशों को वीटो पावर मिली हुई। वीटो पावर का मतलब होता है कि 5 में से अगर किसी व्यक्ति ने किसी मुद्दे पर मना कर दिया तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। उन 5 की सहमति जरूरी है। कहने का मतलब यह है अगर किसी ने भी एक वीटो लगा दिया तो कैंसिल हो जाएगा इस मौका। यानी महासुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं, अनरेगुलर, वो बदलते रहते हैं, लेकिन 5 देशों के सदस्य जो है परमानेंट रहते हैं। इन्हें हम P5 कहते हैं। अन्य 10 जो सदस्य होते हैं वो अन्य देशों से आते हैं, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और ये बदलते रहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रेट पावर सर्वसम्मति है। यानी कहने का मतलब है कि जो P5 सदस्य हैं, अगर उनमें से अगर किसी ने किसी सवाल पर
वोट नहीं किया है, उसके विरोध में कर दिया तो काम नहीं होगा। यानी P5 काफी इंपॉर्टेंट है। इस सुरक्षा परिषद की काफी बात की जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाती है, जिसमें चीन जिसका सदस्य है। और ये देश ऐसे होते हैं कि अपने जो इनके मित्र देश हैं या जो इनके फायदे पहुंचाने वाले देश हैं उनके समर्थन में काम करते रहते हैं। जैसे भारत अगर किसी आतंकवादी को आतंकवादी बताना चाहता है, उसको दुनिया में टेररिस्ट घोषित करना चाहता है, तो कई बार चाइना जा करके यूनाइटेड नेशन में वीटो लगा देता है, वो काम नहीं हो पाता क्योंकि चाइना पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। जैसे भारत एक समय पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ता था तो भारत का समर्थन कौन करता था? रूस करता था। तो रूस ने भी भारत के लिए कई बार वीटो लगाया है। तो कहने का मतलब है ये 5 ऐसे मेंबर हैं या 5 ऐसे सदस्य हैं जो वीटो लगा सकते हैं, यानी किसी मुद्दे को, किसी भी चीज को रोक सकते हैं। इनकी सहमति जरूरी है। और जो 10 सदस्य होते हैं वो अनपरमानेंट रहते हैं, ठीक है, और वो बदलते रहते हैं। टोटल सुरक्षा परिषद। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है यूनाइटेड नेशन की, वो क्या करती, किसी भी आर्थिक समस्या या सामाजिक जो समस्या होती उन समस्याओं को पूरी दुनिया में जो कोई भी आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, उन सभी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को देखने का काम करती। कोई भी जो आर्थिक समस्या है या जो सामाजिक समस्या है, उन आर्थिक या सामाजिक समस्याओं को क्या है, देखने का काम ये करती हैं, ये जो परिषदें होती हैं, ठीक है। अगला है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्टीशिप एक काउंसिल है जिसमें 11 देशों के सदस्य होते हैं। ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो प्रशासन की देखभाल करती है, ठीक है। चौथी जो संस्था उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यूनाइटेड नेशन ने बना रखा है एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसमें 15 देशों के सदस्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिन्हें महासभा के द्वारा चुना जाता है, सुरक्षा परिषद के द्वारा चुना जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो कोर्ट है, जैसे मान लो किसी दो देशों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुना जाता है, जो हेग में है। क्या है? हेग में है, ठीक है, हेग में होता है। जिसे भारत और पाकिस्तान का एक मामला था, जैसे कुलभूषण जाधव को लेकर के, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ा था और उसको फांसी देना चाहता था, तो उनका मामला भारत और पाकिस्तान का मतलब जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई उसकी हो रही थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का एक न्यायालय है। यानी उसके जो सदस्य देश हैं, अगर उनमें कोई विवाद होता है देशों के बीच में, तो उस कोर्ट में जाएगा। तो 5वीं है। और छठा है सचिवालय। यूनाइटेड नेशन ने अपना सचिवालय भी बना रखा जो पूरा काम संगठन को देखने का काम करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो महासचिव होता है उसकी बड़ी बात हुई, जैसे बान की मून एक समय रहे हैं या अन्य लोग रहे हैं, अलग अलग देशों के लोग बनते रहते हैं। खास तौर से इसमें जो P5 जो जैसे अमेरिका है, चाइना है, रूस है, फ्रांस है, या इन सारे देशों के सदस्य के देश ज्यादातर लोग बनते रहते हैं जो सचिवालय में होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन से संस्थाएं हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में भाई आ सकता है, इसको करके जरूर जाना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 रहेगा, ठीक है, जो हम लोग करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कारण और परिणाम की इसमें देखेंगे। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह किस कारण से हुआ है, उसके कारण क्या थे या कौन कौन से रीजन थे जिस कारण से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और शुरुआत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए शांति किस प्रकार से बनाई गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और भाई द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, जैसे आप सबको पता होगा कि इटली, जर्मनी और जापान की हार हुई थी, ठीक है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप लड़ रहे हैं। एक तरफ के लोगों को बोला जाता था मित्र देश। क्या बोला जाता था? एक तरफ के लोग हैं मित्र देश और दूसरे तरफ के लोग बोला जाता था धुरी राष्ट्र। क्या? मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र। कौन जीता था? सेकंड वर्ल्ड वॉर में कह सकते हो कि मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्र जो हैं उनकी क्या हुई थी, यहां पर हार हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था कि वहां पर मित्र राष्ट्र जीते थे, धुरी राष्ट्र हारे थे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन हारा है? इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। आप सबको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में और खास तौर से आखिरी में जब
जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर बमबारी की गई थी, जिसके बाद कह सकते हैं कि जापान की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था, खासतौर से अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण हैं। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह सितंबर 1939 कब से शुरू हुआ था? सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व शुरू हुआ। उसका कारण क्या था? क्योंकि पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया था। इस कारण से कह सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध है, उसकी शुरुआत हुई थी। जर्मनी के साथ ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा युद्ध की घोषणा शुरू हुआ। देखो, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और पोलैंड की रक्षा के लिए, यानी उसकी सुरक्षा के लिए जर्मनी पर ब्रिटेन और फ्रांस ने, जर्मनी ने भैया पोलैंड पर हमला कर दिया, और पोलैंड एक छोटा सा देश है, ठीक है, जिसके साथ कह सकते हो कि ब्रिटेन और फ्रांस की दोस्ती है या उनके साथ उनकी संधि है। तो पोलैंड के सपोर्ट में या पोलैंड के समर्थन में जर्मनी पर ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला कर दिया। यहीं से कह सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर की क्या होती है? शुरुआत हुई है। ठीक है, इससे आभास होता है कि युद्ध पोलिश विवाद के कारण हुआ। यह आंशिक रूप से सच है। पोलिश समस्या वास्तव में युद्ध का तात्कालिक कारण था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के कोई एक कारण नहीं, ये तो तात्कालिक कारण है। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? तात्कालिक कारण था कि जर्मनी ने पोलैंड पर, या जर्मन ने कह सकते हैं, जर्मन कुछ भी कर लीजिए, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और पोलैंड की तरफ से कह सकते हो कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर दिया। यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि भाई क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या होती है? शुरुआत होती है। यह कह सकते हैं कि युद्ध का तात्कालिक कारण है, ये कोई कह सकते हैं आखिरी कारण नहीं है। लेकिन हम लोग बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के और भी कई सारे कारण हैं, जिस कारण से कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, या द्वितीय विश्व युद्ध जो है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है, वह लड़ा गया। उसके कारण क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध होने का पहला कारण है वर्साय की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ वर्साय। वर्साय क्या है? देखो, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया उसमें भी जर्मनी की हार हुई है। तो कह सकते हैं इसको लेकर के जर्मनी पर कई प्रकार के कह सकते हैं कि सेक्शन लगे हुए, यानी कई प्रकार के प्रतिबंध लगे थे। जैसे निशस्त्रीकरण को लेकर के, जर्मनी सेना कितनी बड़ी रखेगा, इस प्रकार के लेकर के हम कह सकते हैं जर्मनी पर क्या, यानी एक प्रकार से उस पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा था। किसने लगाया था? मित्र राष्ट्रों ने, खासतौर से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मित्र राष्ट्र ही जीते हैं। तो न्याय, शांति और निशस्त्रीकरण पर आधारित एक आदर्श विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आयोजित पेरिस शांति सम्मेलन का प्रयास, यानी इसी पेरिस शांति सम्मेलन में कह सकते हैं कि वर्साय की जो संधि है वह हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जर्मनी पर लगाई गई थी। वह जर्मनी पर लागू संधि एक निर्धारित संधि थी। विजेता, यानी जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते थे, उनके द्वारा कह सकते हैं कि जर्मनी पर एक प्रकार से इसको लगाई गई, क्या कह सकते हैं भाई, ये संधि है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन 5 महीने तक चला। इससे 4 बड़ी विजयी शक्तियां, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वर्चस्व रहा। पराजित शक्तियों में से कोई भी शांति का हिस्सा नहीं था। मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़े गए छोटे देशों को छोड़ दिया गया था। यानी कह सकते कि जर्मनी पर एक प्रकार से, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे हुए जो देश थे, उन पर एक प्रकार की ऐसी संधि, शर्मनाक संधि जिसका कह सकते हो कि जिसका बहुत बुरा प्रभाव हुआ। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका भैया रीजन ये है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारता है तो जर्मनी पर मित्र राष्ट्र, यानी जो जीते हुए लोग हैं, उन्होंने कई प्रकार के भाई सेना कम कर दी और कई प्रकार से जर्मनी पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। और आर्थिक प्रतिबंध लगने से जर्मनी में एक ऐसा मैसेज गया, क्योंकि उसी का हिटलर ने यूज किया। उसने कहा कि मैं जर्मनी का अपमान का बदला लूंगा और जर्मन लोग जो भैया भाई मेरे सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी जर्मनी पर कह सकते हैं कि अंधाधुंध कई सारी संधि लगा दी जाती है कि वो सेना बड़ी नहीं रख सकते हैं, और एक प्रकार से उस पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सारा युद्ध हुआ है उसका सारा खर्चा, जो भरपाई है, वो जर्मनी को देना पड़ेगा। इस प्रकार से जर्मनी पर जब अपमानजनक संधि है, बेइज्जती टाइप की संधि लग जाती है, तब कह सकते हैं बहुत बड़ा कारण कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि जर्मन राष्ट्र में, जर्मनी के लोगों में कह सकते हो कि
विरोध की भावना जगती है पूरी दुनिया के लिए कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम हार जरूर गए हैं, लेकिन उसके बाद जर्मनी पर जो एक प्रकार से अपमानजनक संधि है, इसका बदला लेने के लिए कह सकते हैं कि हिटलर ने एक जर्मनी माहौल बनाया, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि यह सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। पहला कारण है कि वर्साई की संधि, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारणों में इसको। दूसरा कह सकते हैं सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की विफलता। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद क्या बनाई गई थी, यहां पर सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को बनाया गया था, ठीक है, ताकि कोई देश किसी पर हमला ना करे। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, उसी प्रकार से बनाया गया था। सुरक्षा प्रणाली एक उल्लेखनीय आदर्श था जिसे स्थापित करने का वचन विश्व के नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध के अंत में गिरवी रखा है। अंतरराष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार को सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इस प्रकार राष्ट्र संघ के प्रकृति पत्र में प्रयास किया कि आक्रामकता के मामले में संघ के सदस्य अपनी सामूहिक कार्रवाई से आक्रमणकारी के पीछे हटने कर मजबूर करेंगे। तो यानी सामूहिक सुरक्षा जो प्रणाली है इन सबको सुरक्षा देगी, उस सुरक्षा प्रणाली की हम लोग कह सकते हैं कि विफलता का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण था। यानी इस सुरक्षा प्रणाली जो है वह पूरी तरह से कह सकते कि फेल हो गई, नाकामयाब हो गई, जिस कारण से कह सकते कि यह सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। क्योंकि कह सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी सुरक्षा प्रणाली बनाई गई है, उस सुरक्षा यानी भाई हर देश को सुरक्षा मिले, कोई किसी को मान ही नहीं रहा है। कि अगर मैं जैसे बात करूं तो अगर आप लोग देखेंगे चीन का एक छोटा सा राज्य है मंचूरियन पर जापान के लोगों ने हमला कर दिया, कोई किसी पर हमला कर रहा था। तो एक प्रकार से एक ऐसा माहौल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बन रहा था कि आने वाले समय में कि जो सुरक्षा प्रणाली है, यानी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे कोई अंतर राष्ट्र संघ बना था, लेकिन वह कह सकते कि पूरी तरह से विफल रहा है। यानी संयुक्त सुरक्षा प्रणाली का फेल हो जाना भी सेकंड वर्ल्ड वॉर होने का, यानी द्वितीय विश्व युद्ध होने का क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तीसरा है निशस्त्रीकरण की विफलता। यानी जो निशस्त्रीकरण था कि भाई हथियारों को कम किया जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग हार गए हैं, जर्मनी हार गया है, जापान हार गया है, इटली हार गया है, ये लोग हार गए, तीनों धुरी राष्ट्र हैं, इनका तीन का ग्रुप है, लोग हार गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारा है, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा तो जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे कि भाई ज्यादा सेना बड़ी नहीं रखेंगे, गोला बारूद नहीं बनाएगा, मिसाइल उसाइल नहीं बनाएंगे, इस प्रकार के उसको बहुत सारे प्रतिबंध लगे। किस पर लगे? जर्मनी पर लगे। लेकिन जर्मनी ने इसको कुछ माना नहीं, यानी इस प्रतिबंधों की उसने कोई परवाह नहीं की और उसने कह सकते कि अंधाधुंध क्या किए, हथियार बनाए। यानी जो परमाणु है या कह सकते कि जो हथियार हैं, जो उनको कम करने का प्लान किया गया था कि भाई कोई सिंपल सी बात है कि जब ज्यादा से ज्यादा हथियार बनेगा तो उसका एक दिन ना एक दिन तो यूज होना ही है। तो निशस्त्रीकरण यानी कह सकते कि जो अधिक से अधिक वेपन्स बनाए जा रहे थे उसको कम करने का जो लक्ष्य रखा गया कि वेपन्स को हम लोग कम करिए, उसको डाउन मारिए। जैसे मान लो किसी देश ने भाई 500 एटॉमिक बम बना लिए तो उसको निशस्त्रीकरण का मतलब यानी हथियारों को कम करना या सेना को मिनिमाइज करना, सैन्य शक्ति को कम करना, सेना पर खर्चे कम करना, ताकि युद्ध का माहौल दोबारा ना बन सके। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया है उसके बाद कोई वर्ल्ड वार ना हो, इसके लिए निशस्त्रीकरण का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं कि हथियारों के कम करने को हम लोग बोलते हैं निशस्त्रीकरण। जैसे भारत ने अगर जैसे मान लो इंडिया ने 500 एटम बम बना लिए तो भाई उसको निशस्त्रीकरण में क्या होगा, 500 से 400 लाओ, 400 से 300 यानी इसको कम करो, मिनिमाइज करने को बोलते हैं निशस्त्रीकरण। तो निशस्त्रीकरण का करने का पूरा प्लान है, लेकिन कह सकते हैं इस बात को किसी ने माना नहीं और सब लोग अपने अस्त्र शस्त्र बनाते चले गए और एक दिन हम लोग कह सकते कि यहाँ पर वर्ल्ड वार देखने को मिल जाता, सेकंड वर्ल्ड वार निशस्त्रीकरण की। दूसरा है विश्व आर्थिक संकट, यानी पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा जाती 1929 में। पूरी दुनिया में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ी आर्थिक मंदी 1929 में आती है, जिस आर्थिक मंदी का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है। क्योंकि जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है,
बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और उसी का फायदा एक ऐसा व्यक्ति आकर के जर्मनी में उठाता है, हिटलर। आप सबको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हिटलर ही सबसे बड़ा कारण है। तो कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक संकट जो है यह भी कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है रोमन बर्लिन टोक्यो धुरी, यानी रोमन बर्लिन बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है और रोम इटली की राजधानी है। यानी इन तीन देशों ने, यानी इटली, जर्मनी और जापान, इन तीनों लोगों ने एक प्रकार से ऐसा संघ बना लिया, ऐसा ग्रुप बना लिया, ऐसा संगठन बना लिया कि वर्ल्ड वार होना ही होना था, क्योंकि इन तीनों में तानाशाह रहे। और ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार वैसे भी हार, जर्मनी तो वैसे ही हार चुका था, और इटली इटली जर्मनी पर फर्स्ट वर्ल्ड वार है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं बदला लेने, यानी इन तीनों का एक अलायंस बन जाता है। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी कह सकते हैं, यानी इटली की राजधानी रोम हो गया, और बर्लिन जर्मनी की राजधानी और जापान टोक्यो की राजधानी। ठीक है, तो इन तीनों में एक प्रकार से संधि हो गई है, एक प्रकार से इनमें दोस्ती कह सकते, दोस्ती हो गई है। ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कि जो हम लोगों को सेकंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या। भाई पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक जो हैं उनके साथ पूरी तरीके से बहुत सारे दुर्व्यवहार होते हैं। जैसे जर्मनी में खास तौर से अगर हम लोग बात करें तो हिटलर के समय में वहां पर अगर आप लोग देखेंगे कई सारे लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी के साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे सेकंड वर्ल्ड वॉर का यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। ब्रिटेन फ्रांस का तुष्टिकरण, यानी ब्रिटेन और फ्रांस को एक प्रकार से ब्रिटेन यानी जो ब्रिटेन था उस फ्रांस को ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, मदद किया, जिस वजह से देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके पीछे दो ही देश का कारण है, एक है फ्रांस और दूसरा जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी में इतनी ज्यादा दुश्मनी 36 का आंकड़ा था कि उसमें पूरी दुनिया उन दोनों के चपेट में आ जाती है और पूरी दुनिया से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो वो लड़ती है। असली लड़ाई जो है फ्रांस और जर्मनी की है, दो ही देश हैं। सब ये लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे फ्रांस ने किसी से संधि कर ली, ट्रीटी कर ली, भैया हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हमको बचाने आ जाना, और जर्मनी ने किसी से ट्रीटी कर ली कि हम पर कोई हमला करेगा तो बचाने आ जाना। मान लो जर्मनी फ्रांस लड़ने लगे तो उनकी तरफ से कोई बचाने आ गया तो उनकी तरफ से कोई बचाने आ गया। जो उनको बचाने आया उन्होंने किसी और से ट्रीटी कर रखी, भैया हम कहीं समस्या में पड़ेंगे तो तुम हमको बचाने आ जाना। इस वजह से कह सकती कि इसमें बहुत सारे जो ज्यादातर दुनिया के देश होते हैं ये वर्ल्ड वार में कूद पड़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा कारण है, इसलिए तो इतना बड़ा हो। पोलैंड पर जर्मनी का हमला कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण है। क्या? पोलैंड पर जो जर्मनी हमला किया ये सबसे बड़ा कारणों में से एक रहा। जैसे आप सबको मैंने पहले बताया कि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और पोलैंड की तरफ से कह सकते हो कि पोलैंड को खासतौर से दो देशों ने, फ्रांस और ब्रिटेन ने सपोर्ट दे रखा कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, इस प्रकार का उनका सपोर्ट था। लेकिन बाद में जब उस पर पोलैंड एक छोटा सा देश है और 23 मार्च 1939 को हिटलर द्वारा एक प्रकार से कह सकते पोलैंड की, यानी हिटलर की सेना ने पोलैंड पर हमला किया और पोलैंड के समर्थन में कह सकते कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है इसमें कूद पड़ते हैं, और इस वजह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें कई सारे राष्ट्र कूद जाते हैं और इस प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। यूएसए और यूएसएसआर मित्र राष्ट्र बन गए। इसमें क्या हुआ, अमेरिका और जो ये खास यूएसएसआर है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि रूस, ठीक है, ये सभी लोग क्या आपस में बन गए, दोस्ती हो गई। किसमें? सोवियत संघ में और अमेरिका में। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कह सकते हो कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहे हैं। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। बाद में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है और अमेरिका के लोग जापान पर 2 बम फोड़ देते हैं और यानी सोवियत संघ से बात नहीं होती, जिसमें रूस उसमें मेन देश है, ठीक है। इस वजह से अमेरिका में और यूएसएसआर में एक बहुत बड़ा वो एक प्रकार से विरोध हो जाता है, जिसे हम शीत युद्ध में पढ़ते हैं। वही कारण है, यही कारण था कि भाई यूएस यानी अमेरिका और सोवियत संघ एक ही साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में कूदे हैं और एक ही ग्रुप से लड़ रहे हैं, मित्र राष्ट्रों की तरफ से हैं। जीत भी हुई है, लेकिन उस जीत होते होते सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते कि अमेरिका ने बिना पूछे जाकर के जापान के 2 शहरों पर बम फोड़ दिया, और उससे क्या हुआ कि
ऐसा लगा कि अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभरा और उस समय कह सकते कि सोवियत संघ भी एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए कह सकते हैं उन दोनों में एक प्रकार से खींचतान हो गई है। वही खींचतान, वही संघर्ष हम शीत युद्ध में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? ये मित्र मित्र बन गए थे आपस में दोनों, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है और बम फोड़ देते, इस वजह से कह सकते हैं इन दोनों में हम लोगों को आगे शीत युद्ध पढ़ने को भी मिलेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है? इसमें शीत युद्ध के बारे में मैंने जिक्र भी किया था। अब हम लोग बात करेंगे इटली और जर्मनी की हार। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर में 3 देश आ रहे हैं। कौन-कौन सा आ रहा है जी? एक तो इटली हारा है, दूसरा जर्मनी हारा है और तीसरा जापान भी तो हारा है। जापान भी तो हारा था। जापान के तो 2 ही शहरों पर नागासाकी, हिरोशिमा पर जो बमबारी की गई है, बम फेंके गए थे, ठीक है? क्योंकि जापान आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। जापान की सेनाएं लास्ट तक लड़ रही थी, इसलिए उस पर बम मार करके अगर जापान की सेना अगर पीछे नहीं हटेगी तो हम और जापान के शहरों पर बमबारी कर देंगे। अमेरिका की तरफ से धमकी थी, तो जापान की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब जाकर के सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति वहीं से है। देखिएगा, 2 यूरोपीय फांसीवादी शक्तियों द्वारा, फांसीवादी यानी 2 यूरोपीय शक्तियां, यूरोप की कौन-कौन सी शक्तियां? इटली और जर्मनी। जर्मनी में कह सकते हैं हिटलर और इटली में मुसोलिनी। क्या है? ये 2 फांसीवादी शक्तियों द्वारा महाद्वीप के अधिकांश देशों द्वारा को जीत लिया गया था। यानी कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी ने कह सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देशों को जीत लिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो लास्ट में जाकर के खेल बदल गया। ब्रिटेन लगातार हमलों के अधीन था। 3 बैटलिक राज्य सही सोवियत संघ के बड़े हिस्से पर जर्मनी का अतिक्रमण हो गया था। 1943 तक मित्र देशों ने अफ्रीका में इतालवी साम्राज्य को नष्ट करके धुरी नष्ट के खिलाफ आक्रामक शुरुआत करने का फैसला किया। इस उद्देश्य से मई 1943 तक समाप्त किया गया था, ठीक है? यानी कह सकते कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा है ना, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इटली इतने ज्यादा तेजी से युद्ध लड़ रहे थे कि इन्होंने लगभग ये जो जीते हुए लोग हैं ना, ये लगभग हार चुके थे। वो तो बाद में खेल बदल जाता है कि हिटलर की डेथ हो जाती है और एक प्रकार से जब उसमें सोवियत संघ आ जाता है और सोवियत संघ की सेनाएं जाकर के बर्लिन में एक प्रकार से कर जाती, बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी में घुस जाती हैं और हिटलर की डेथ हो जाती है, हिटलर तक पहुंच जाती हैं, तब जाकर के बदल जाता है। वैसे अगर बात करूं तो 2 ये मुसोलिनी और हिटलर कह सकते कि लगभग 5 साल युद्ध लड़ा गया, उसमें 4 साल तो लोग आगे रहे बहुत ज्यादा, 3 साढ़े 3 साल तक, ठीक है? यानी ज्यादातर राष्ट्रों को इन लोगों ने जीत लिया है। मित्र राष्ट्रों के सिलसिले से मध्यम इतालवी आक्रमण शुरू होने का ऑपरेशन ह्यूकी का फैसला किया। यह अंतिम प्रयास नहीं था क्योंकि जर्मनी और बाल्कन बमबारी के लिए इटली के एक आधार के रूप में उपयोग का विचार था। जुलाई 1943 में भारी हवाई हमलों की बड़ी संख्या में इटली एयरलाइंस के आत्मसमर्पण कर दिया। मुसोलिनी ने हिटलर से मुलाकात की और अधिक जर्मन सहायता मांगी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मुसोलिनी ने फासिस्ट ग्राउंड काउंसिल की बैठक बुलाई जिसमें राजा को संधि कमान लेने के लिए कहा। 25 जुलाई 1943 को किंग इमैनुअल ने मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया और कह सकते हैं नई सरकार को नियुक्त कर दिया। मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। इटली ने आखिरकार 3 सितंबर 1943 को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यानी 43 में जाकर के क्या कर देता, इटली आत्मसमर्पण देता है। यानी हम सेकंड वर्ल्ड वॉर से हट रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी हथियार टेक दिए। भाई किसने? इटली ने, ठीक है? उसी दिन जर्मनी ने रोम में प्रवेश, यानी जर्मनों ने रोम में प्रवेश किया और कई महीनों तक अपने कब्जे में रखा। मित्र देशों की सेना केवल 4 जून 1944 को रोम पर कब्जा कर पाई। यानी रोम इटली का, देखो एक बात बताऊं, मुसोलिनी को इटली के लोगों ने पकड़ लिया था, लास्ट में उसको पकड़ लिया था, पकड़ लास्ट में हिटलर की सेना ने जाकर के इटली पर हमला करके उसको छुड़वाया भी था। मित्र देशों की शक्तियों ने उसके खिलाफ 2 मोर्चे खोल करके जर्मनी को हराने का फैसला किया। मित्र देश ये जो लड़ रहे हैं, सोवियत संघ उसे बाहर धकेल रहा था और पश्चिम में इंग्लैंड, अमेरिका और उसके सहयोगी ने फ्रांस को आजाद कराने के लिए नोमोडी पर हमला किया। मार्च 1944 तक एक्सिस सेना ने यूक्रेन के अधिकांश और सोवियत संघ के अन्य हिस्सों पर निष्कासित कर दिया। अगले साल खत्म होने से पहले सोवियत जमीन को जर्मन सेनाओं ने साफ कर दिया। जर्मनी के खिलाफ पश्चिम मोर्चा 6 जून 1944 को खोला गया। यह अंग्रेजी चैनल ने शुरू किया। इसी उद्देश्य के लिए हर महीने 15 यानी 1.5 लाख अमेरिकी सैनिकों को ले जाया गया। मित्र देशों की सेना ने फ्रांस को आजाद कर लिया
और उसके आक्रमण 97 दिनों और 11 सितंबर 1940 को जर्मनी में प्रवेश किया। इसके बाद हिटलर की वायुसेना ने लंदन में बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू कर दी। 1945 की शुरुआत तक जारी रहा। जैसा कि जर्मनी को हराया जाना शुरू हो गया, हिटलर को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचे गए। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में जर्मनी पर अंतिम हमले की योजना बनाई गई। ब्रिटिश, कैनेडियाई, फ्रांसीसी, अमेरिकी सेना द्वारा जर्मनी के खिलाफ अंतिम हमले की शुरुआत की गई। इस बीच सोवियत निरंतरता जारी रखा। यह लड़ाई जर्मन चांसलरी की भयंकर थी। भूमिगत गण ने हिटलर को अपना अंतिम मुख्यालय स्थापित किया। सब कुछ खो दिया। नाजी तानाशाह जो कभी पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना देख रहा था, 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या यानी सुसाइड कर लिया था। लास्ट में सबको पता है कि हिटलर सुसाइड कर लेता है। रीजन क्या था कि बर्लिन में जर्मनी यानी कह सकते हैं रसिया की सेनाएं, उस समय सोवियत संघ है, सोवियत संघ की सेनाएं घुस जाती हैं और एक प्रकार से पूरा जर्मनी को कह सकते हैं अपने कब्जे में ले लेती हैं। और क्योंकि बर्लिन में बंकर में वो छिपा रहता, लास्ट टाइम में उसने खुद को गोली मार लेता है और उसकी किसी के भैया डेड बॉडी मिली ना उसका कुछ मिला। लास्ट में उसको जला जुला दिया था लोगों ने, पता नहीं कहा उसके लोगों ने कच कर दिया था, उसने पहले ही बता रखा था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया। हिटलर ने ओगडीन को अपना उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। वह देश को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। 5 मई 1945 को नॉर्थ ईस्ट जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मन कमांडर ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया में नाजी सेनाओं ने अगले दिन आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में 7 मई को सरकार जर्मन की बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था। कब? 8 मई 1945 को। मई में तो यूरोप ने समाप्त कर दिया, लेकिन जापान फिर भी लड़ रहा था। क्या? जापान फिर भी लड़ रहा था। और जब जापान पर अमेरिका की सेनाओं ने, खासतौर से नागासाकी, हिरोशिमा पर जब बमबारी होती है, तब जाकर के जापान अपना आत्मसमर्पण करता, तब जाकर के सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो। सबसे पहले इटली ने आत्मसमर्पण 43 में, 45 में आकर के बिल्कुल लास्ट में हिटलर की डेथ होने के बाद और एक प्रकार से पूरे जर्मनी पर कब्जा कर लिया गया है। और जापान पर लास्ट में बिल्कुल करते, क्योंकि जापान बिल्कुल लास्ट तक लड़ रहा था। नागासाकी, हिरोशिमा पर बमबारी करने के बाद तब जापान की सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, तो ये 3 देशों की क्या होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये भाई हार हुई है। और इसमें जीता कौन, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर मित्र देशों की जीत हुई थी।